नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चांदी के इंपोर्ट की, जहां पर 647 टाइम्स ये बढ़ा है यूएई से। और क्यों ना हो, क्योंकि यूएई से अंडर सीपा चांदी इंपोर्ट करने की जो ड्यूटी है वो काफ़ी कम है और ये ल्यूक्रेटिव भी है और उसका फ़ायदा हमने यहाँ पर इंडियन इंपोर्टर्स को उठाते हुए देखा भी है। लेकिन ये नंबर्स आगे जाके कैसे रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे बुआई की, जहाँ पर अब इनिशियल नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ऑफकोर्स जून के महीने में जिस तरह की बारिश रही है, जो स्लो रही है, वो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में तो नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन बाजार का मानना है कि मिड जुलाई 20 जुलाई तक यहाँ पर एक क्लैरिटी आएगी। लेकिन क्या इनिशियल ट्रेंड से यहाँ पर कुछ पता चल रहा है, ये करेंगे जानने की कोशिश। साथ ही बात करेंगे हल्दी की, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आज के सत्र में भी आती हुई नजर आई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र के चेयरमैन पाशा पटेल। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि भारत रत्नम के लॉन्च के मौके पर हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीयूष गोयल जी ने क्या कहा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, जो कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बाद पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। आपने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एक ऐसे क्षेत्र में जहां पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनना वर्ल्ड क्लास का, तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे आर्टिसन भी लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के साथ सदैव रही है। उनके ध्यान में है कि इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है, भारत का निर्यात भी बढ़ता है और इससे भारत की आर्थिक वृद्धि में भी लाभ होता है। भारत रत्नम जहां हम अभी खड़े हैं, ये विश्व का सबसे अति आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। दुनिया में ऐसे मॉडर्न मशीनरीज कोई कॉमन सेंटर में किधर उपलब्ध नहीं है। और मुझे लगता है ये भारत के निर्यात को भी और भारत के डिजाइन को, ज्वेलरी डिजाइन को एक बहुत बड़ा पुश देगा, सफलतापूर्वक बढ़ने का मौका देगा। यहाँ पे करीब करीब आज के दिन 200 फिजिकली चैलेंज्ड दिव्यांग बच्चे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, जो बाद में चल के उनको इस सेक्टर में नौकरी भी सुनिश्चित है। इधर बढ़ा के यहाँ 1500 डेफ एंड डम्ब फिजिकली चैलेंज बच्चों की हर साल 1500 बच्चों की ट्रेनिंग भी होगी और उनको सबको नौकरी भी सुनिश्चित मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनिंग होगी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के लोगों को अति आधुनिक टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न मशीनरी पर, जिससे वो दुनिया में भारत का वर्चस्व और निर्यात बढ़ा सके। क्योंकि आपने निर्यात की बात की, तो निर्यात एक ऐसे समय बढ़ाने की आप बात करें जब ग्लोबली बहुत चैलेंज है। करीब 60% आबादी में तो दुनिया भर में इलेक्शन होने जा रहा है, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो ऐसे में निर्यात पिछली गति से बढ़ता रहे, इसके लिए क्या प्लान है आपका? इस वर्ष भी हमारी उम्मीद है कि निर्यात बढ़ेगा। एक बार और हम इतिहास रचेंगे। लगभग $800 बिलियन, 65 लाख से अधिक निर्यात इस वर्ष होगा और ये दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की उभरती हुई शक्ति को। ऑलराइट, तो वो जीजेपीसी के भारत रत्नम के जो इवेंट था उसमें पीयूष गोयल जी यहाँ पर बोलते हुए, लेकिन और उन्होंने ऑफकोर्स ये भी बोला है कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पर फिर से पिकअप करने चाहिए। ऑफकोर्स इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी हद तक जूझ रही है, जिस तरह के वीक एक्सपोर्ट नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकेंड हाफ जो है 2024 का, यहाँ पर हम नंबर्स यहाँ पर कुछ बेहतर होता हुआ देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स के हिसाब से, ज्वेलरी में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी। लेकिन बात अब यहाँ पर हम सोने चांदी के प्राइसेस की कर लेते हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जून का महीना सोने और चांदी दोनों ही लिहाज से प्राइसेस में यहाँ पर वीक रहा। दोनों में हमने 4 से 5% की गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है। जुलाई के महीने की शुरुआत ऑन अ स्टेबल स्टेडी फ्लैट नोट हुई है। यहाँ से अब जुलाई में आप क्या कुछ वॉच करेंगे और क्या प्राइस व्यू है? आई थिंक जुलाई महीने में रेट कट का जो डिसीजन रहेगा उसके ऊपर ही मेजर इवेंट रहेगा। सो रेट कट होगा कि नहीं, इसके ऊपर ही मेजर कॉल है। सो मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो डिप्स आती है उस पर बाइंग करनी चाहिए और जब रेट कट की एक्सपेक्टेशन बिल्ट होती है तो दोनों में आपको एक तेजी देखने मिलेगी। ऑलराइट, तो कुणाल, अगर चांदी की यहाँ पर बात की जाए, 96,500 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 86 के आसपास के लेवल्स हैं। 10,000 रुपए की मुनाफा वसूली यहाँ पर आ चुकी है। ऑन चार्ट्स आपको लगता है ये बाइंग लेवल्स हैं? क्योंकि आई रिमेंबर लास्ट टाइम आपने बोला था कि 85-86 पे आके एक सपोर्ट बनेगा, तो क्या ये खरीदारी के मौके हैं या फिर वो
ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है? जी परफेक्टली 86,000 नियर मंथ का रेट है जो अभी एक्सपायर होने जाने वाला है। जो फार मंथ है दैट इज होवरिंग अराउंड 89,000 रुपीज। सो ये जो बदला है वो भी काफी बड़ा है, 2200-2300 रुपए का बदला है। सो मेरी राय में जो फार मंथ है वो करेक्ट होता है 2,000 रुपया, वहां से आपको धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज फ्लो। अभी फिलहाल डॉलर स्ट्रांग है, रेट कट कम हो गए, ये सब एक्सपेक्टेशन है। इसके कारण गोल्ड और सिल्वर में जो फाइनेंशियल साइड से जो डिमांड आती है वो नहीं आ रही है। और इंडिया में भी अगर देखेंगे शॉर्ट टर्म में सिल्वर की सप्लाई में बहुत इजाफा हो रहा है, जो हिसाब से इंपोर्ट हो रहा है। इतना एग्रेसिव इंपोर्ट होने के कारण थोड़ा फिजिकल मार्केट में है डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्सचेंज में अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी का प्रेशर बना रहेगा ये एक्सपायरी में। और आगे जाके एक्सपायरी के बाद थोड़े दिनों के बाद मार्केट सेटल होगा। सो फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट करेक्शन होता है उसमें आप बाय कर सकते हैं अराउंड सेम लेवल जो आपने बताया 86,000 के आसपास फार मंथ अगर आता है दैट इज अ वैल्यू बाय, वहां पे आप धीरे धीरे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम प्राइसेस का एक ब्यौरा यहाँ पर देखें तो चांदी मई में 13.5% बढ़ी थी और जून में करीब करीब 5% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो यहाँ पर चांदी में देखने को मिला है वो है इंपोर्ट्स के सेंस पे। हम महीने के इस साल के बेसिकली 4 महीने में बता चुके थे आपको कि पिछले साल जितना इंपोर्ट हुआ था जो कि करीब करीब 3600 टन था, 4000 टन के लेवल्स के ऊपर हम फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ इब्जा के सुरेंद्र मेहता भी हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। चांदी के ओवरऑल इंपोर्ट नंबर्स पे पहले आपका एक सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि 2022 में रिकॉर्ड इंपोर्ट्स थे, 2023 में गिरावट थी जो कि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, 2024 में क्योंकि हमारे पास बेस ही यहाँ पर कमज़ोर है, लेकिन जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है और जिस तरह के नंबर्स हमने अंडर सीपा यहाँ पर यूएई से आते हुए देखे हैं, आप उन्हें कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल उसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि ओवरऑल चांदी की मांग में बढ़ोतरी तो हुई है, चाहे इंडस्ट्रियल डिमांड हो चाहे ज्वेलरी की डिमांड हो, उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो हमें ड्यूटी का भी देखना होगा, क्योंकि जब आप अंडर यूएई सेपा एग्रीमेंट सिल्वर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ 8% ड्यूटी है, और यदि आप यही किसी दूसरे देश से सिल्वर को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें 15% ड्यूटी है। तो ये जो मेजर रीजन है, तो एक आर्बिट्रेज बनता है 7% के आसपास का, तो उसकी वजह से भी इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा कुणाल की बात से सहमत हूं कि जो सिल्वर की जो रिक्वायरमेंट है भारत में उससे थोड़ी सी ज्यादा इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि लोग इसको स्टॉक करके रखना चाहते हैं। एक फियर फैक्टर भी है कि शायद ये जो 7% का जो ड्यूटी डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं सरकार इसका संज्ञान लेगी और इसको तुरंत से तुरंत बंद करेगी। बेसिकली जिस तरह ऑफ कोर्स जिस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि 45% जो चांदी का इंपोर्ट हुआ है वो अंडर एसी हुआ है। और सुरेंद्र जी क्यों ना हो, अगर आपको और मुझको भी यहाँ पर एक स्कीम यहाँ पर सस्ती चांदी इंपोर्ट करने को मिलेगी तो आई एम अज्यूमिंग एज अ बिजनेस इंडस्ट्री अब वो करेगा। कंसर्न क्यों है एज ऑफ नाउ इस चीज़ को लेकर कि यूएई से ज़्यादा चांदी आ रही है? देखिए कंसर्न इसलिए है कि बहुत जगह पर जैसे आपको ईटीएफ के अंदर वो दुबई गुड डिलीवरी सिल्वर ईटीएफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ लंदन गुड डिलीवरी को एक्सेप्ट करते हैं। तो यदि मैं यदि एक कंज्यूमर हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं ईटीएफ में, तो मुझे जो एनएवी मिलेगी ईटीएफ के अंदर वो मुझे 15% वाली सिल्वर इंपोर्ट की ड्यूटी का मुझे एनएवी मिलेगी। मतलब मैं महंगी चांदी खरीद रहा हूँ बनिस्बत के जो फिजिकल चांदी है जो दुबई से आई हुई है वो जो सस्ती मिल रही है। तो ये कंसर्न तो है, इसमें इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है, इसमें कंज्यूमर को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्या ये 8% और 15% का जो डिफरेंस है इसका फायदा कंज्यूमर को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कमोडिटी एक्सचेंजेस में सिल्वर और की ट्रेडिंग करते हैं तो आप मतलब एक 7% का डिफरेंस नहीं रख सकते। ये कमोडिटी एक्सचेंज में आपको एक फेयर प्राइसिंग लेकर आना पड़ता है, और ये फेयर प्राइसिंग कहीं ना कहीं पे हम इसके लिए प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑलराइट, अगर हम इसको भी समझ लें और इसको भी साइड में रखें, पर हमें पता था क्योंकि जब सरकार ने सीपा के थ्रू यहाँ पर यूए के साथ ये करार किया था तो हमें ये ड्यूटी डिफरेंशियल्स पता ही थे, तो क्या उस टाइम पे ये जो
गैप है या लूप होल है, ये उस टाइम पे नहीं देखा गया था, क्योंकि जो कंसर्न है वो इस बात को लेके है कि बहुत ज़्यादा चांदी सिर्फ यूएई से ही आ रही है। वो तो कोई बहुत बड़ा ब्रेनर नहीं है वहाँ पर, लेकिन आप कहेंगे कि ये लूप होल इन दैट सेंस उस टाइम पे शायद नहीं सोचा गया? नहीं, ऐसा नहीं है मनीषा जी। उस समय बिल्कुल ये सोचा गया था। जब ये सेपा एग्रीमेंट बना था उस वक्त सिल्वर पे जो जनरल इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 10% ही थी। ये बाद में बढ़ा के 15% की गई। लेकिन सेपा एग्रीमेंट में आपको हर साल 9%, 8%, 7%, मतलब अगले साल ये ड्यूटी 7% हो जाएगी, उसके अगले साल 6% हो जी। जाएगी। तो इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है। जबकि गोल्ड में सिर्फ 1% ही कम होगी ड्यूटी नॉर्मल ड्यूटी से, ऐसा लिखा गया था। तो ऐसा उस वक्त सोचा तो डेफिनेटली गया होगा, क्योंकि उस समय 10% ही ड्यूटी थी। ये ड्यूटी बढ़कर 15% हो गई, लेकिन सेपा एग्रीमेंट में इसको करेक्शन नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय। एब्सोल्युटली, मैं वही आपको कह रही हूँ कि ये जो लूप होल है, आपको लगता है थोड़ी देर ऑलरेडी हो चुकी है इसे करेक्ट करने के लिए। एंड जैसे आई रिमेंबर सुरेंद्र जी, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि सभी लोग सिपा के अंडर यहाँ पर इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है सिल्वर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी 15% के लिहाज से यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं कुछ चांदी वालों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि हमारी कुछ चांदी 15 से आ रही है और कुछ यहाँ पर 9 से आ रही है। तो क्लियरली एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर है ही नहीं, ऑलरेडी डिले हो ही चुका है इसमें। तो कितनी जल्दी क्या कुछ, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी अब आते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके ऊपर एक नज़र रखी जाएगी, लेकिन कितना जल्दी आपको लगता है कि इसे करेक्ट किया जा सकेगा? नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दो कंट्री के बीच के एग्रीमेंट्स हैं। Exactly. और इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने भी उनके साथ एक एग्रीमेंट में ये भी कहा है कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट पे उनको एक 5% ड्यूटी रिडक्शन वहां पर मिलता है। तो जब दुबई में ज्वेलरी इंपोर्ट होती है तो वहां पर 5% ड्यूटी का बेनिफिट होता है। तो ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, आप भी जानते हैं, इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि जल्दी से इसको बंद कर दें या चालू कर दें। मुझे लगता है कि बजट में मुझे उम्मीद है कि शायद इस डिफरेंस को कम करके मेरे ख्याल से यदि सिल्वर की ड्यूटी को वापस 10% के आसपास या 11% के आसपास कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो। जी हाँ, और हो सकता है कि इस बजट में हम शायद ये भी सुने कि चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी इन एन ओवरऑल तरीके से यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। एक फाइनल सवाल आपसे सुरेंद्र जी, एज एन इंडस्ट्री तो ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस हैं ही, जो 4-5 चांदी वालों से मैंने बात करी, कंसर्न्स भी रही थी, काफ़ी यहाँ पर ऊपर नीचे भी वो हैं, लेकिन एज अ कंज्यूमर, क्योंकि हमको यहाँ पर CNBC आवाज़ पे कंज्यूमर्स भी देख रहे हैं, तो अगर मैं भी चांदी ले रही हूँ तो क्लियरली मेरी प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सही नहीं है, द वे ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर फिलहाल है। जी बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए हमने सरकार से कहा भी है कि ये जो ड्यूटी डिफरेंशियल है ये इतना ज्यादा नहीं हो सकता। आप बायलैटरल एग्रीमेंट में 1%, 2% का ड्यूटी डिफरेंशियल रखिए, खास तौर पर उस सिचुएशन में जब वो चीजें एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है। आप कमोडिटी एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी यदि आप मल्टीपल ड्यूटी स्ट्रक्चर रखेंगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इससे कंज्यूमर को नुकसान है, इन्वेस्टर को नुकसान है, ट्रेड को नुकसान है, कमोडिटी एक्सचेंज को नुकसान है, सभी को नुकसान है। ऑलराइट, वो यहाँ पर बड़ी कंसर्न आती हुई इंडस्ट्री के तौर पे, कंज्यूमर्स के तौर पे, एक्सचेंज पे प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर नहीं हो पा रही है, और जिस तरह का इंपोर्ट हमने एक सस्ते लेवल्स पे यहाँ पर आते हुए देखा है अंडर सीपा, वो अब एक कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो एक्चुअली शुरू हुआ था यहाँ पर एक बायलैटरल ट्रेड के हिसाब से। और जैसे मिस्टर मेहता ने कहा भी कि बहुत आसान नहीं है इस तरह से इसको पुल एंड पुश करना, तो कुछ समय और शायद ये अनइवन ट्रेड चलता रहेगा, लेकिन क्लियरली सभी की नज़र अब इसके ऊपर आने लगी है, तो एक जल्द निकाल भी होने की एक्सपेक्टेशन। बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से वो समझाने के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। नमस्कार, स्वागत है आपका। और महाराष्ट्र में बांस एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है, और क्योंकि जो महाराष्ट्र यहाँ पर हमने बजट एलोकेशंस आते हुए देखे हैं, यहाँ पर फाइनली अब यहाँ पर बैम्बू का एक मेंशन भी है। यहाँ पर सरकार ने अब कहा है कि 90% जो इसकी फंडिंग है वो सेंटर से आएगी और 10% की यहाँ पर स्टेट से आती हुई नजर आएगी, और काफ़ी बड़े एरिया में यानी कि 11,000 एकड़ में यहाँ पर बैम्बू उगाने की एक्सपेक्टेशन है। एनवायरनमेंट को लेकर जिस तरह की चिंताएँ हैं, तो चाहे वो वेस्ट लैंड है, बंजर लैंड है, यहाँ पर
बैम्बू को अब एक बड़ा पुश देते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। जो आदिवासी लैंड है इसके ऊपर भी यहाँ पर कुछ स्कीम्स निकाल के आई गई हैं और काफ़ी हद तक सब्सिडीज़ भी यहाँ पर देने की बात की जा रही है। हमारे साथ स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र के चेयरमैन पाशा पटेल हैं और पाशा पटेल अब यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट टास्क फोर्स हैं उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। पाशा जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फाइनली जिस चीज़ को लेकर आप इतने सालों से पुश करते रहे हैं, लगातार इसके बारे में बात करते रहे हैं, बैम्बू के लिए एक बहुत बड़ी खबर हम अपने महाराष्ट्र बजट के हिसाब से आते हुए देखी है, चाहे वो फंडिंग को लेकर है, लैंड एलोकेशन को लेकर है। बैम्बू अब क्लियरली यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया है और आपने बहुत स्ट्रांगली इसको पुश किया, तो उसका श्रेय टोटली आपको जाता है। अगर आप हमें बता सकें कि एज ऑफ नाउ अब तक यहाँ पर क्या किया गया है और आगे से अब क्या प्लान्स हैं। नमस्कार। देखिए, ये जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट डिक्लेयर किया उसमें नंदुरबार नाम के डिस्ट्रिक्ट में 1,20,000 हेक्टेयर जमीन जो फॉरेस्ट की थी, लेकिन अब वो आदिवासी किसानों को बांटी गई है खेत करने के लिए, वो सारे जमीन में बांस लगाने का उन्होंने ऐलान किया है। 1,20,000 एक डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी बात, महाराष्ट्र में वो नंदुरबार छोड़ के पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट को एक टारगेट दिया गया है। वो टारगेट का हिसाब करने के बाद 1,00,000 हेक्टेयर जमीन किसानों के माध्यम से बांस लगाने की योजना है। 1,20,000 एक नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में और 1,00,000 हेक्टेयर पूरे महाराष्ट्र में। अगले 5 साल में मुझे लगता है कि 10 लाख हेक्टेयर का प्लांटेशन महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारत सरकार का कहना है 20% ग्रीनरी अगर नहीं बढ़ेगी तो हमारे प्रॉब्लम शुरू होने वाले हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होता है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होता है, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होता है। ये सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। वो रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड में देखने के बाद ये पता है कि पृथ्वी पे मानव जाति का अस्तित्व बहुत दिन का नहीं है। अगर हम देखिए 55 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइंस बताता है। 52.9 दिल्ली का टेम्परेचर गया इस साल, अगले साल 55 हो सकता है। तो ये टेम्परेचर को अगर रोकना है और मानव जाति को अगर बचाना है तो उसको एक ही ये है कि एयर कंडीशनर मशीन लगा के तो अब हम ये रोक नहीं सकते। लेकिन कृत्रिमता का अब समाप्त हो गया है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली में कार्बन बहुत बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए गाड़ी बंद करना, इसलिए आज सम और विषम 2 नमूने की गाड़ी चलेगी। कुछ दिन बोला वर्क ऑफ होम करो, कुछ दिन बोला घर में स्कूल को छुट्टी दो, कुछ दिन बोला जितने पेड़ पौधे हैं उनको धो। अब इससे काम चलेगा नहीं, नाक में पानी जा रहा है। हम सब पाशा जी पड़ेगा। आपका पॉइंट एकदम सही है कि जिस तरह की हीट वेव और जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हमने आता हुआ देखा है, और आप लगातार, मुझे याद है 3-4 साल से लगातार हम आपसे बैम्बू पे इस पे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अब महाराष्ट्र का तो आपके नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन क्या आप सिर्फ महाराष्ट्र में बैठ के इसको करने वाले हैं या आप आगे भी फैलने वाले हैं? आगे दूसरी स्टेट से भी बातचीत जारी है, वो जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो अभी कृषि मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से मेरा अगर बस चले तो मैं पूरे देश में ये मूवमेंट चलाने की ये मूवमेंट चलाना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के 1 हेक्टेयर बांबू लगाने के लिए 7,04,000 रुपए देते। सबसे बड़ा विडंबन क्या है? बड़ा विडंबन यह है कि कानून केंद्र का है तो सारे राज्य में इम्प्लीमेंटेशन होना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में होता है। फिर बाकी के राज्य ये करने में इनको रुचि नहीं है, क्या समझ नहीं है, क्या मालूम नहीं है, ये सारा सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं शिवराज सिंह चौहान, हमारे जो अभी नए कृषि मंत्री है, ऊर्जावान कृषि मंत्री, जिन्होंने 15-20 साल वो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा किसानों का काम किया है, मैं उनको मिलकर रिक्वेस्ट किया हूं कि मानव जात अगर बचाना है तो कृषि मंत्रालय का काम है। बांस
ये घास है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला और फॉरेस्ट से घास को बाहर निकाल के वो कृषि में डाला है। और कृषि मंत्री नए होने के बाद मैं उनको विनती करके बोला हूं कि ये काम हमको अब पूरे देश लेवल में करना है। और मंत्री जी ने मुझे शब्द दिया है कि पाशा जी हम आपको जरूर दिल्ली बुलाएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। मैं जिस तरीके से मैं भाग्यवान आदमी हूं इसलिए हूं क्यों तो महाराष्ट्र की सरकार, मैं न विधानसभा का सदस्य हूं न विधान परिषद का सदस्य हूं, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मेरे नाम की चर्चा उन्होंने हाउस में भी की और हाउस के बाहर प्रेस में भी की। एक कार्यकर्ता को इससे बड़ी और कोई खुशी होती नहीं है। और मैंने जो चीज बताई वो बजट में आई, इसका मुझे बहुत बड़ा खुशी है। लास्ट ईयर हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बांबू का क्लस्टर दिया मेरे गांव में, और इस साल एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा पवार जी पूरे महाराष्ट्र में यह काम करने का शब्द दिया है। मुझे लगता है कि मानव जात बचाने के लिए एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा अब ये टेम्परेचर बढ़ने का युग खत्म हुआ है, अब ये बर्निंग युग हुआ है, अब इमीडिएट कुछ तो करना चाहिए। और इमीडिएट करना है बोले तो कुछ तो भी वृक्ष लगाना पड़ेगा। वो काम पूरे देश और दुनिया में नंबर 1 में महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। और आप महाराष्ट्र के और एब्सोल्युटली, और पाशा जी आपने जैसे मैंने कहा आपने पिछले 2-3 साल में लगातार इसके बारे में बात की है, काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ाई है। और जैसे आपने कहा महाराष्ट्र बजट में एलोकेशंस में हमने इसे आता हुआ देखा है, यहाँ पर तो इसको मैंडेटरी किया ही गया है। और जैसे पाशा जी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर बातचीत जारी है और कैसे यहाँ पर बैम्बू में पुश आता हुआ देखेंगे उस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया पाशा पटेल जी और मैनी कंग्रेचुलेशन उसके लिए, क्योंकि आपने लगातार इसके लिए पुश भी किया। कुणाल, जहाँ तक एग्री की बात है आपकी अब नज़र कहाँ होगी, क्योंकि मानसून जून में तो डेफिशिएंट है, जुलाई में बेहतर रहने की उम्मीद है। जो इनिशियल सोइंग नंबर्स हैं बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड है जिस तरह की मॉनसून रही है, जुलाई में जाकर बेहतर रह सकते हैं। आपकी नजर कहाँ है? वेल यस, जुलाई के नंबर होपफुली बेटर रहने चाहिए मॉनसून के। और अभी तक तो मॉनसून जनरली हम देखते हैं फर्स्ट फेज जब कमजोर रहता है तो दूसरा फेज में थोड़ा पिकअप आता है। सो लेट्स कीप अवर फिंगर्स क्रॉस। और नॉट अ मॉनसून वेदर एनालिस्ट बट जो भी रिपोर्ट पढ़ते हैं उससे लग रहा है कि थोड़ा पिकअप आना चाहिए जुलाई में। कुणाल, जाते जाते एक और सेक्टर जो आपकी बहुत फेवरेट है वो है मेटल्स, जहां पर जून में एक नेगेटिव रिटर्न आता हुआ नजर आया, लेकिन जुलाई से क्या बेटर एक्सपेक्टेशंस हैं? वेल संडे को डेटा है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI का, और उसमें कोई पॉजिटिव नहीं आया है। उसके आज थोड़ा नीचे है, पर मैंने जैसे आपको लास्ट मंडे भी कहा था ये महीने चाइना की प्लानिंग कमीशन की मीटिंग है। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक। कॉपर अराउंड 830 के आसपास से वैल्यू बाय, एल्यूमिनियम 228 226 के आसपास वैल्यू बाय, जिंक भी 260 के आसपास वैल्यू बाय है। ऑलराइट, तो वैल्यू बाइंग के आसपास यहाँ पर ज़्यादातर मेटल्स आते हुए, लेकिन जैसे कुणाल कह रहे हैं चाइना प्लानिंग कमीशन की मीटिंग है इस महीने और उस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। फर्दर क्यूज हमको वहाँ से आते हुए नजर आएंगे। कुणाल, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात होगी इक्विटीज़ की।